आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे बचाव अभियान की जो सुनने में ही किसी फिल्म की कहानी लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। सोचिए, आप एक प्लेन में हैं और अचानक एक ठंडी बेखौफ आवाज सुनाई देती है, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूं। बस इन शब्दों ने एक आम सी फ्लाइट को एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 27 जून 1976। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकली थी। अब जरा इस फ्लाइट के सफर पर नजर डालते हैं। सब कुछ ठीक था। सुबह 8:59 पर तेल अवीव से उड़ान भरी, फिर एथेंस में एक छोटा सा स्टॉपओवर हुआ। लेकिन बस यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुईं। दोपहर 12:30 बजे फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। पहले इसे जबरदस्ती लीबिया के बेंगाजी में उतारा गया और फिर 2 दिन बाद 29 जून को यह जहाज पहुंचा युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर। तो आखिर ये लोग थे कौन? ये कोई एक ग्रुप नहीं था, ये एक तरह का गठबंधन था। इसमें पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFLP के 2 सदस्य थे और 2 सदस्य थे जर्मनी के ग्रुप रिवॉल्यूशनरी सेल्स से। एथेंस में सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी और बस इसी का फायदा उठाकर ये लोग पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ प्लेन में घुस गए। और तो और युगांडा पहुंचने पर 3 और लोग इनसे आ मिले, मतलब अब कुल 7 हाईजैकर्स थे। प्लेन का युगांडा में उतरना कोई इत्तेफाक नहीं था। उस वक्त युगांडा पर राज कर रहा था एक बहुत ही कह सकते हैं सनकी और इजराइल विरोधी तानाशाह ईदी अमीन। और बस यहीं से एंटेबे का वो मशहूर गतिरोध शुरू हुआ। सारे बंधकों को प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? वहां जो युगांडा के सैनिक थे वो मदद करने के बजाय अपहरणकर्ताओं का ही साथ दे रहे थे। मतलब कौन अपहरण करता है और कौन मेजबान, ये फर्क ही मिट गया था। अब आते हैं उनकी मांगों पर। मांगें बिल्कुल साफ और बहुत ही सख्त थीं। पहली, 5 अलग अलग देशों में जेलों में बंद 53 उग्रवादियों को रिहा किया जाए। दूसरी, $5 मिलियन की फिरौती दी जाए और इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी, 1 जुलाई। साफ साफ धमकी थी कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो एक एक करके सारे यात्रियों को मार दिया जाएगा। इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी घटना को और भी भयानक बना दिया। अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता और धर्म के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया। जितने भी नॉन इजरायली बंधक थे उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन इजरायली और यहूदी बंधकों को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। ये एक ऐसा भयानक कदम था जिसने बहुतों को होलोकॉस्ट के काले दिनों की याद दिला दी। अब इजराइल के लिए ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। तो अब सारी दुनिया की नजरें थीं इजराइल पर। सरकार के सामने एक ऐसा फैसला लेने का वक्त था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये नंबर 4000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इजराइल और युगांडा के बीच की दूरी है किलोमीटर्स में। जरा सोचिए, इतनी दूर एक खुफिया रेस्क्यू मिशन करना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी। और मामला सिर्फ बाहरी चुनौतियों का नहीं था, इजरायली सरकार के अंदर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे प्रधानमंत्री yitzhak राबिन, जिन्हें डर था कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या होगा। वो बातचीत करके लोगों की जान बचाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ से रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस, उनका मानना था कि अगर आज आतंकवादियों के आगे झुक गए तो ये कमजोरी की निशानी होगी और ऐसे हमले और भी बढ़ेंगे। तो इजराइल ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत का नाटक शुरू किया ताकि उन्हें थोड़ा और वक्त मिल सके। और ये चाल काम कर गई। वो अपहरणकर्ताओं से डेडलाइन को 4 जुलाई तक बढ़वाने में कामयाब हो गए। और यही वो कीमती वक्त था जिसकी मिलिट्री प्लानर्स को सख्त जरूरत थी। और इसी मिले हुए वक्त में पर्दे के पीछे एक ऐसी साहसी योजना ने शक्ल लेनी शुरू की जिसे दुनिया आज ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से जानती है। आप देखिए, ऐसा मिशन बिना पक्की इंटेलिजेंस के तो हो नहीं सकता। और यहां 2 चीजों ने बहुत बड़ी मदद की। पहली चीज, जो बंधक रिहा किए गए थे उनसे पेरिस में तुरंत पूछताछ की गई। इससे पता चला कि अंदर कितने हाईजैकर हैं, उनके पास क्या हथियार हैं, उनका रूटीन क्या है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी मदद, वो टर्मिनल बिल्डिंग एक इजरायली कंपनी ने ही बनाई थी और उस कंपनी के पास बिल्डिंग के ओरिजिनल डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे। इस पूरे प्लान का जो सबसे जीनियस हिस्सा था वो था उनका धोखा।
प्लान ये था कि वो सीधे दरवाजे से अंदर जाएंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। उन्होंने युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के काफिले की हूबहू नकल तैयार की। एक काली मर्सिडीज बेंज, साथ में 2 लैंड रोवर और सब पर युगांडा के झंडे। आइडिया यह था कि सैनिकों को लगेगा कि खुद ईदी अमीन आ रहे हैं और वो बिना किसी शक के सीधे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। तो फाइनल प्लान क्या बना? 4 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन का इस्तेमाल करके एक लंबी दूरी की कमांडो रेड। मकसद, रात के अंधेरे में एंटेबे में उतरना, टर्मिनल पर धावा बोलना, हाईजैकर को खत्म करना, 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाना और सबको लेकर वापस उड़ जाना। और इस पूरे ऑपरेशन का सिर्फ एक ही मूल मंत्र था, रफ्तार। सब कुछ बिजली की तेजी से होना था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो 53 मिनट जो एंटेबे की जमीन पर गुजारे गए, जब इजरायली कमांडोज हजारों किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में एक नामुमकिन से मिशन को अंजाम देने उतरे थे। देखिए ये पूरा ऑपरेशन कैसे चला। सबसे पहले रात के अंधेरे में बिना लाइट जलाए C-130 विमानों की लैंडिंग, फिर वो नकली काफिला गाड़ियों का टर्मिनल की तरफ बढ़ना। इसके बाद कमांडोज का बिल्डिंग पर तूफानी हमला, फिर 102 बंधकों को सुरक्षित करके प्लेन तक लाना, साथ ही पीछा करने के किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए रनवे पर खड़े 11 युगांडा मिग फाइटर जेट्स को उड़ा देना, और आखिर में सारे विमानों का वापस अपने देश के लिए उड़ जाना। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं होता। जैसे ही काफिला टर्मिनल के पास पहुंचा, युगांडा के संतरियों ने उन्हें रोक लिया। सरप्राइज का एलिमेंट वहीं खत्म हो गया। गोलीबारी शुरू हो गई और उसी शुरुआती मुठभेड़ में मिशन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू मारे गए। अपने कमांडर को खोने के बावजूद कमांडोज ने हिम्मत नहीं हारी। वो टर्मिनल के अंदर घुसे और एक बहुत ही तेज हमले में 7 अपहरणकर्ताओं को ढेर कर दिया। वो हिब्रू और अंग्रेजी में चिल्ला रहे थे, नीचे लेट जाओ, नीचे रहो, ताकि बंधकों को बचाया जा सके। लेकिन उस अफरा तफरी और क्रॉस फायरिंग में दुख की बात है कि 3 बंधकों की भी जान चली गई। और बस कुछ ही मिनटों में मिशन खत्म हो चुका था। अब वक्त था इसके नतीजों को देखने का, जिसने इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। तो इस मिशन की कुल कीमत क्या रही? एक इजरायली कमांडो शहीद हुआ, 4 बंधकों की जान गई, 7 अपहरणकर्ता मारे गए और युगांडा के करीब 45 सैनिक भी मारे गए। बाद में इस मिशन के शहीद कमांडर को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट का नाम बदलकर ऑपरेशन योनाथन रख दिया गया। लेकिन इस कहानी में एक और दुखद मोड़ था। एक बुजुर्ग बंधक डोरा ब्लोच बीमार होने की वजह से पीछे एक अस्पताल में छूट गई थीं। बाद में ईदी अमीन के आदेश पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को महान क्या चीज बनाती है? क्या वो प्लान का दुस्साहस होता है, या उसे अंजाम देने की सटीकता, या फिर इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा